श्री आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज 67वीं मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो गई है और जीएस के जो पेपर हैं वो भी संपन्न हो गए हैं। जीएस हमारे आसपास घटने वाली घटनाक्रमों पर एक हमारा दृष्टिकोण होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और उसी के संदर्भ में मैं अपने क्लास का भी संचालन करता हूँ। और इसी से अवगत कराने के लिए मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि जो भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में प्रश्न हैं उसको मैं आपके सामने रखूं और आपको अवगत कराऊं कि वो प्रश्न कैसा है, उस पर कुछ आपको परिचय कराऊं, उसके संबंध में आपका इन्फॉर्मेशन दूं और फिर चलते चलते आपको उसके संदर्भ में सही रणनीति भी बताऊं कि आप आगे कैसे तैयारी करें, क्योंकि सफलता का जो कड़ी होता है वो अपने पिछले कड़ी से ही जुड़ा रहता है और ये जो प्रश्न होते हैं वो हमें आगे हम तैयारी कैसे करें इसका मार्ग प्रशस्त करता है, हमें एक दिशा देता है। इन वैचारिक प्रश्नों को देख करके आपको लगेगा कि हमें अपने आसपास घटनाक्रमों पर जितने अधिक आपके पास वैचारिक अभिव्यक्ति होगी, जितना अच्छा कंसेप्ट होगा, जितनी अच्छी समझ होगी, जितनी अच्छी से आप बातों को समझेंगे, समझा पाएंगे, वही आपके मुख्य परीक्षा का आधार होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मुझे उस पर चर्चा नहीं करना है, मुझे आज इसमें चर्चा करना है कि इसमें प्रश्न क्या आए हैं और किस तरह से आए हैं। तो पेपर फर्स्ट की तुलना में पेपर सेकंड अधिक वैचारिक होते हैं, इसलिए सबसे अधिक समय हम लोग पेपर सेकंड में लेंगे, लेकिन पहले शुरुआत हम लोग पेपर फर्स्ट से कर लेते हैं, उसके बाद पेपर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट में जब आएंगे तो पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए में हिस्ट्री होते हैं और बिहार के कल्चर से प्रश्न रहते हैं। प्रश्न जो है पहला प्रश्न है जो मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पर भी आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रश्न है और राष्ट्रवाद जो ये उत्तरदायी कारक है कांग्रेस की स्थापना के लिए, इसमें हमें वो कारण लिखना है। मैं जल्दी में बात को बता दूं और इससे जो है कांग्रेस के प्रति प्रारंभ में इसके क्या नजरिया थे, इसके बारे में हमें लिखना है। इस प्रश्न के दो मूल भाव हैं। पहला भाव है कि कांग्रेस के स्थापना में जो उत्तरदायी कारक था उसको जिक्र करना है। दूसरा जिक्र करना है कि इसके प्रति जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उस नीतियों का हमें वर्णन करना है यहाँ पर। दूसरे प्रश्न है कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को उल्लेख कीजिए। मतलब बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ हम वहाँ से लिखेंगे, इसको इंट्रोडक्शन है। वैसे हम 1813 से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन मूल फोकस करेंगे कि 1857 के बाद इसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1857 के बाद ये बात महसूस हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही जो भारत में एक वर्ग बना था उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के साथ खड़ा हुए थे। तो इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद तकनीकी शिक्षा, अंग्रेजी एजुकेशंस में काफ़ी अधिक काम किया और उसी काम के संदर्भ में तकनीकी ज्ञान, कृषि, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग्स, आर्ट एंड कल्चर्स, सभी क्षेत्रों में, पुरातात्विक विभाग, इन सभी क्षेत्रों में जो ब्रिटिश सरकार की कार्य है बिहार के संदर्भों में और भारत के संदर्भों में, खासकर बिहार पर फोकस करते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा है कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी के उदय के लिए जो उत्तरदायी कारक थे उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिस्थिति से उत्पन्न थे, तो उन्हीं परिस्थितियों का हमें वर्णन यहाँ करना है और उसी संदर्भ में जो आलोचनात्मक व्यू है उस पर चर्चा करनी है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। मौर्य कला की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में वर्णन करनी है और इसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स हैं जो संथाल विद्रोह, चंपारण और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर चर्चा करना है। वैसे इन सभी प्रश्नों का जो आधार है ये हम पूरे के पूरे क्लास में जब लास्ट समय होता है तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और क्लास नोट्स की तो बात ही नहीं। क्लास नोट्स में तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो हम लोग लास्ट में प्रश्न देते हैं उससे ही सारे प्रश्न हैं।
अगर मैं एक बार उसको भी पढ़ दूं जो मेरे हाथ में है, जो मैं क्वेश्चन करवाया था, तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, स्पष्ट करें कि ये भारत में एक वैज्ञानिक कला थी कैसे, ये मैंने इस पर काम करवाया था। इसी तरह से जो है पाश्चात्य शिक्षा के विकास बिहार के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण करें तथा इससे बिहार की स्थिति में कैसे बदलाव आया, ये प्रश्न मैंने करवाया था। इसी तरह से जो है सो राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो है सो राष्ट्रवाद के विकास और उसमें कांग्रेस की भूमिका, ये प्रश्न करवाया था। तो इस तरह से ये सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपके मेरे क्लास नोट्स में हैं, क्लास परिचर्चा में हैं, या आप यूँ कह सकते हैं जो हमने लास्ट में प्रश्न फॉर्मेट करवाए थे उससे हैं। इसी तरह से आप आएंगे करंट में, तो करंट में भी क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता और विकास तथा उद्देश्य के बारे में है। क्वाड की स्थापना क्यों, कैसे, किस प्रकार, इसी तरह के प्रश्न हमारे जो बुकलेट हैं उसमें भी हैं। क्वाड के संदर्भ में जो है सो जो इंडिया प्रशांत जो स्थिति है उसके संदर्भ में इसे लिखना है। अग्निपथ योजना जो हमारे क्लास नोट्स और करंट के क्लास से ही आए हुए हैं, अग्निपथ विकास और विनाश की ओर एक पथ है, टिप्पणी कीजिए। भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा करें। ये भी हमारे क्लास नोट्स के और प्लस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे उसका एक पार्ट्स है जो इसमें किया गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में चुनाव की भूमिका स्पष्ट करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली के औचित्य पर प्रकाश डालें। आप देख सकते हैं कि जो डिस्कस प्रश्न है, क्लास प्रश्न है, जो अंतिम समय में जो प्रश्न पर प्रैक्टिस करवाते हैं उनसे प्रश्न आए हुए हैं सारे। उसी तरह से है कि रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध के मूल कारण क्या है और भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब भारत रूस संबंध, भारत यूक्रेन युद्ध और इस पर भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत का जो प्रयास है, उसके संदर्भ में जो है सो ये प्रश्न है, उसी के संदर्भ में ये हमें लिखना है। और इस प्रश्न को जो है सो हमने क्लास में करवाया है और उसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। आप देख सकते हैं कि प्रश्न ऐसे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्टैटिक्स से है, मैं स्टैटिक्स को विराम देता हूं। आपने देखा कि इतिहास और करंट जो सामान्यतः लोगों को, खास करके करंट जो सामान्यतः लोगों को अधिक परेशान करते हैं, लेकिन श्रेय आईएएस का ये पूरा उद्देश्य होता है कि किसी भी परिस्थिति में एग्जाम आपके पक्ष में रहे, क्योंकि तैयारी का मतलब यह नहीं होता कि हम हमेशा अलग अलग विषय को तैयार करें। तैयारी का मतलब होता है परिस्थितियां कुछ भी हो हम उसके अनुरूप रहें, उसके संदर्भ में काम करें और उसी संदर्भ में जब हम काम करते हैं तो तैयारी का सही मतलब निकलता है और हम तैयार रहते हैं, क्योंकि अवसर हमें हमेशा नहीं आता है। इसीलिए अच्छे अवसर के लिए अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जहां न केवल आप व्यवहारिक रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें बल्कि उसको एक निश्चित आयाम भी दे सकें। अब यहाँ पर हम चलते हैं, चूंकि ये हिस्ट्री और करंट के प्रश्न होते हैं, सामान्यतः लोग इसे करते हैं। सबसे अधिक वैचारिक प्रश्न जो होता है वो होता है सेकंड पेपर से। इसीलिए किसी भी अभ्यर्थी के मनोविज्ञान का जो वास्तविक परीक्षण होता है वो होता है सेकंड पेपर से। सेकंड पेपर के प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी अधिक व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, उसी संदर्भ में आते हैं और हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भारतीय संसद से, क्लास नोट्स के हैं, प्लस मैं नहीं चाहता कि बार बार आपको वही जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है उसको आपको दिखाऊं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप आते हैं, प्रश्न आपके सामने रखता हूं, उस पर मैं अपना व्यू देता हूं। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके
ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो प्रश्न ये पिछले बार पूछे गए हैं, लेकिन उस बार पूछे गए हैं कि भारतीय संसद गैर प्रभुत्व संपन्न विधि का निर्माण करती है। उसी विषय वस्तु को केवल आपके अप्रोच को अलग करने के लिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें कि हमें संसद के बारे में है। तो पहला इसका है कि हमारा जो संसद है, ये संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियां विशाल तो है लेकिन असीम नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप संसद को परिभाषित करते हुए, भूमिका बनाते हुए आप जो शुरुआत करेंगे इस प्रश्न को, वो शुरुआत करेंगे कहाँ से? तो मौलिक ढांचा से। तो मौलिक ढांचा की जो अवधारणा है, जो मुख्य रूप से केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले से आता है, जहाँ पर संसद को सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार तो है लेकिन मौलिक ढांचे के अधीन है। यही मौलिक ढांचा संसद को असीम अधिकार देने के बावजूद भी थोड़े से अधिकार को सीमित करता है, और इसी को आप दिखाते हुए इस प्रश्न का उत्तर का जो है सो पूरे प्रारूप बनेंगे। उसके केंद्र में ये विषय वस्तु है। आपको यह दिखाना है कि हमारा संसद 368 भारतीय संविधान को, भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वो पूरे के पूरे संविधान को बदल दे, लेकिन मौलिक ढांचा के अधीन अधिकार देता है कि वो सब कुछ ना करे। इसीलिए मौलिक ढांचा जहां संसद के शक्तियों को सीमित करता है, वहीं 368 उसे असीम शक्तियां देती है, और इसी संदर्भ में इस प्रश्नों को लिखना है। अब दूसरा है कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो चूंकि ब्रिटिश संसद जो है वो एब्सोल्यूट पावर रखता है, वहाँ आपको पता होगा कि संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, और संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि व्यवस्था को, कानून को वहाँ कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो सर्वोच्चता है, संप्रभुता है, वो संविधान की सर्वोच्चता है, और संविधान के अधीन संसद की सर्वोच्चता है। इस संदर्भ में इस प्रश्नों को आपको लिखना है और इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से आएंगे तो दूसरा सवाल है कि बिहार विशेष के संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। यहां आपको ये करना है कि भविष्य में केंद्र और राज्य के संबंध में क्या सब चुनौतियां हो सकती है, क्या खास करके संभावनाएं हो सकती है, उस पर आपको चर्चा करना है, उसको आपको ध्यान देना है, और उस समस्या को रचनात्मक ढंग से कैसे आपको व्यवस्थित किया जा सकता है, उस संदर्भ में जो है सो हमें इन चीज़ों को लिखना है। अब यहाँ पर जब इन संभावनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो आने वाले समय में जो हमारे लिए समस्या है, वो सबसे पहला है साइबर सुरक्षा। अब यहाँ साइबर सुरक्षा केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि एकीकृत साइबर नीति को ला करके हम सहकारी संघवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है क्षेत्रीय विषमता, और इसके लिए क्षेत्रीय नियोजन, क्षेत्र आधारित योजनाओं को बल दे करके अधिक से अधिक क्षेत्रीय कार्यों को शामिल करके हम इसे रचनात्मक बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो समस्या है वो है आपदा नियंत्रण, सम्यक विकास कार्यक्रम, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आने वाले समय में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होंगे, और उस संबंधों में एक सम्यक दृष्टिकोण की जरूरत होगी, और इन सारे में हमें एक रचनात्मक कार्य को बल देना होगा, और इसी रचनात्मकता से केंद्र राज्य संबंधों को सहकारी संघ में बदला जा सकता है। क्योंकि आज संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का लाभ अगर हमें लेना है
तो केंद्र के सहयोग से अधिक राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। आज जितनी भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं को राज्य के सहयोग के बगैर हम बेहतर नहीं कर सकते, और उसी के संदर्भ में हमें सहकारी संघ को बढ़ाने के लिए केंद्र राज्यों के बीच में रचनात्मक कार्यों को बढ़ाना होगा। दूसरा सवाल है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए, और क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यहाँ पर क्षेत्रीय दल के उदय के महत्व के बारे में लिखना है हमें। क्षेत्रीय दल, आपको पता होगा, अब यहाँ सवाल है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों लाई गई। तो बहुदलीय प्रणाली का जो महत्व है, बहुदलीय प्रणाली का जो महत्व है, उस महत्व के संदर्भ में इस प्रश्नों को लिखना है। जिस क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय विविधता के संदर्भों में हमने बहुदलीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया, उस बहुदलीय शासन प्रणाली के उद्देश्य और महत्वों को लिखते हुए इसके महत्व को आपको दर्शाना है, और उस संदर्भ में आपको इनकी आकांक्षा और इससे राष्ट्रीय एकता को कैसे बल मिलता है, राष्ट्रीय मुद्दे कैसे प्रबल होते हैं, इस संदर्भ में इसे लिखना है। आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन व्यवस्था का जो महत्व है, जिस उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने इन्हें लाए, उन उद्देश्यों को, उन मंशों को आप वहाँ लाएंगे। क्लास की तरह मैं बहुत सारे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इन सभी चीज़ों पर जो है सो क्लास में चर्चा है, क्लास नोट्स में है। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ इसमें लिखना होगा। इसी के अनुरूप केंद्रीय विषय इस प्रश्न का ये है। इसी तरह से है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारतीय संविधान की विशेषता है। न्यायिक समीक्षा जो होती है वो न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी गुण होती है, और उस संदर्भ में जो न्यायिक सक्रियता होता है उस शक्ति को बढ़ा देता है। तो यहाँ लिखा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाएं। तो न्यायिक सक्रियता से सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र में दो धारी तलवार की तरह होता है। तो यहां पर न्यायिक सक्रियता का जो महत्व है, उस संदर्भ में इस प्रश्नों को लिख देना है। जैसे इससे जनहितवाद को बल मिलता है, इससे लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा मिलता है, इससे जो कार्यपालक निरंकुशता है वो रुकती है। बाकी बहुत सारे हैं। तो इसका केंद्रीय विषय ये है कि न्यायिक सक्रियता का जो महत्व है उस संदर्भ में इसे लिखना है, और ये देना है कि इसने न्यायालय के अधिकारों को बढ़ा दिया है। इससे लोकतंत्र में गतिशीलता आ गई है, लोकतांत्रिक कार्यों में बढ़ोतरी आ गई है, और यह एक तरह से आप ऐसे कहें कि शासन जो है, भारत जो है, हम भारत के लोगों का है। अब ये हम भारत के लोगों का है एहसास कराने में न्यायिक सक्रियता की अहम भूमिका है। कहा जाता है कि अधिकारी तब तक रहते हैं जब तक जनता अपने अधिकार को नहीं जानता है, और न्यायिक सक्रियता ने जनता के अधिकार को जगाने में, समझाने में अहम भूमिका निभाई है। और यही न्यायिक सक्रियता की सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपको केंद्र में रख करके लिखना है, और उस प्रश्न का उत्तर का केंद्रीय विषय ये। मैं आज प्रश्न फॉर्मेट कम समय में इसीलिए कर रहा हूं कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न का केंद्रीय विषय क्या है। इसी तरह से आएंगे, अब आते हैं सेकंड में। उसमें है कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए, और इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए और स्थिति में सुधारने हेतु बिहार सरकार के कारणों की चर्चा करें।
मैं ये प्रश्न का केंद्रीय विषय क्या कहूँ, आप लोगों को पता है। इस केंद्रीय विषय है कि आपको केंद्र और राज्यों इसमें जो बिहार के जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसके बारे में आपको लिखना है, और बिहार सरकार का जो औद्योगिक प्रयास है उस प्रयास के बारे में लिखना है। यही इस प्रश्न का केंद्रीय विषय है। जीविका है, जीविका परियोजना है, किस तरह से उसने जो है सो चीज़ों को बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसका क्या भूमिका है, इस प्रश्न का मूल उद्देश्य ये है। इसी तरह से प्रश्न है आएंगे कि बिहार राज्य में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए और उस क्षेत्र को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इसके महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। भारत में जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों की हमें पहचान करना है, और उसमें से दो, ये अलग अलग हो सकते हैं, दो को लिख करके हमको उस पर जो है सो कार्य करना है। इसका मुख्य है कि बिहार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके दो महत्वपूर्ण घटकों को लिख करके इसमें ये चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन से है। भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा ही जीवन का मूल आधार होता है। यह एक तरह से यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 अगर जीवन देता है तो आर्टिकल 19 दोनों को मिलाकर के हमारे जीवन महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इसीलिए भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता और बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, और इस संदर्भ में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखना है। अब यहाँ पर हमें है कि महत्तम लोगों तक हमें कृषि उत्पाद को पहुंचाना है, तो कृषि उत्पाद में वैज्ञानिक टेम्परामेंट के उपयोगों को यहाँ लिखना है। जितने भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल एटीट्यूड है उसका लिखना है, और इसमें लिखना है कि भोजन कैसे आवश्यक है, स्वास्थ्य कैसे आवश्यक है। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि स्वास्थ्य की जो वर्तमान परिभाषा है उसमें यह है कि केवल रोगों की अनुपस्थिति जो है सो स्वास्थ्य नहीं है। सभी प्रकार के अवयव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उन सभी की अनुपस्थिति स्वास्थ्य है। और उसी संदर्भ में इसमें पोषाहार कार्यक्रम, आहार कार्यक्रम के संदर्भ में कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, मतलब तकनीक का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग लिखेंगे। ये इसका केंद्रीय विषय है। प्रौद्योगिकी एक वरदान है। जब मैंने पहले ही क्लास शुरू किया था तो शायद इसमें को बताया था कि विज्ञान जो होता है वो वरदान और अभिशाप दोनों होता है, समस्या और समाधान दोनों होते हैं। तो इस स्थिति में प्रदूषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वायु उत्पाद है, विज्ञान का वायु उत्पाद है, और इसीलिए प्रदूषण के संदर्भ में हमें इन चीज़ों को लिखना है कि कैसे वो हमारी पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, और उसी संदर्भ में ये लिखना है कि ये चीज़ें हैं। एक तरफ हमारे विकास का मापदंड अगर विज्ञान है तो दूसरी तरफ उसका जो उपोत्पाद है वो हमारे समस्त पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, जिसमें एक प्रदूषण भी है, उसके बारे में हमें लिखना है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने में तथा इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, चर्चा करें। इसमें हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी, नाभ की प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन सभी का प्रयोग करते हुए आधारभूत संरचना पर प्रौद्योगिकी पर काम करते हुए इन चीज़ों को, प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे। इसका केंद्रीय विषय ये है। नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया को बदल देगी, क्योंकि इससे नैनो एग्रीकल्चर, नैनो हेल्थ, नैनो मैनेजमेंट, नैनो से समस्त जो हमारे विनिर्माण प्रौद्योगिकियाँ हैं वो बदलेगी, जो हमारे जीवन पद्धति को बदलेगी। इसी संदर्भ में एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी का महत्व और उसकी क्षमता, इसको केंद्र में रख करके ये प्रश्न लिखा जाएगा। ये सभी प्रश्न थे। मैंने बहुत कम समय में था, बाकी सारे इतने सारे एक एक चीज़ों को डिस्कस करने के लिए तो क्लास चाहिए, एक एक टॉपिक पर लंबे क्लास की आवश्यकता होती है। उसे कम समय में बताना, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने केंद्र में रखा। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझने में सहूलियत होगी। और ये सारे प्रश्न क्लास से हैं, वैचारिक हैं, लेक्चर से हैं। इन प्रश्नों को समझकर एक बात स्पष्ट होती है
कि आगामी सभी परीक्षाओं में या आगामी जब भी आप अपना रणनीति बनाएं तो जीएस को पढ़ते वक्त मुख्य रूप से जो वैचारिक अवधारणाएं हैं उस पर विशेष ध्यान दें, व्यवहारिक प्रश्नों पर ध्यान दें, तथ्यपरक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञानों पर विशेष बल दें, जिससे कि आप प्रश्न में सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक सफल हों और आप आगामी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ऑल द बेस्ट।